हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम स्टडी सेंटर चैनल में स्वागत है। सबसे अच्छा चैनल है और आप सभी को आज के इस वीडियो में क्लास 10 जी आपने थंबनेल में देखा है और वीडियो पे क्लिक किया है तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। ओके दोस्तों, अध्याय पहला है वो कक्षा 10 का अध्याय चैप्टर पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। इसका पूरा नोट्स देखेंगे, कितना पूरा नोट्स देखेंगे और आपको पीडीएफ भी मिलने वाला है। ओके दोस्तों, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहीं पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो नोट्स का। देखो, आज पहला ही ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम रासायनिक के बारे में जानेंगे। ओके, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो रासायनिक परिभाषा क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ, जो नए गुण होते हैं, जो नए पदार्थ होते हैं, उनका निर्माण होता है। अगला ही अभिकारक, यानी कि अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले वह अभिकारक कहलाते हैं। ओके दोस्तों, अगला है उत्पाद, यानी कि उत्पाद क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ओके दोस्तों, इनके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, पहला है भोजन का पचना, दूसरा शोषण, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम पित्ते का जलना, अगला ही दही का बनना। ओके, तो ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये परीक्षा में आने वाले हैं। ओके, दही का बनना ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। दही का बनना आपको अच्छी तरीके से याद करना है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दही से रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण यानी कि लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण देखेंगे। ओके, रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या लक्षण हैं? तो देखो, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस में उत्सर्जन। ओके दोस्तों, ये इसके लक्षण बोल दो आप या ये प्रेक्षण बोल दो। ओके दोस्तों, अब अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। क्या है? रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शन किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? देखो, शब्द समीकरण क्या है? पहला शब्द समीकरण जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से जिंक सल्फेट हाइड्रोजन बनेगा। ओके दोस्तों, ये है। अगला है रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण कैसे बनता है? तो जिंक H2 का हाइड्रोजन और SO का मैं भूल गया, शायद सल्फर होगा मेरे हिसाब से। ओके, तो इस प्रकार से ये बनेगा। ओके, अगला देखते हैं। अगला है रासायनिक समीकरण। इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। दोबारा सुनो और अच्छी तरीके से समझना और देखना। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित यानी व्यक्त की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है दोस्तों। ओके, पूरी किताब यानी कि पूरा लेसन पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। क्या है? रासायनिक समीकरण में तत्वों का प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाएंगे मैं आपको भी बताऊंगा। ओके, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या दर्शाया जाता है, नीचे दर्शाया जाता है। ओके, अब है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यदि आप क्लास 11 में साइंस लेते हो तो आपके बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार किया जाता है? क्लास 9 में भी है टॉपिक और क्लास 10 में ऐसा कैसा आया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये टॉपिक है। ओके, इसका रासायनिक समीकरण संतुलित करना है, ये टॉपिक है। नीचे वाला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया संतुलन किस प्रकार किया जाता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, यानी कि समाप्त होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। अभिकारक और उसके बाद के जो उत्पाद होते हैं उसके जो तत्व हैं उसके परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए दोस्तों। ओके, चरणबद्ध संतुलित करना, यानी कि इसको हम विस्तार से देखेंगे।
चरणों के अनुसार कि किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चार ओर बॉक्स बना लीजिए। रफ निकालो और पेन निकालो। ओके, यानी कि रफ कॉपी निकाल लो। रासायनिक समीकरण लिखना है पहले और प्रत्येक सूत्र के चार ओर बॉक्स बना लेना है। ओके, इस प्रकार से आपको बॉक्स बना लेना है और उसमें आपको लिख देना है। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। ओके, यदि आप लिखते हो, यदि ये इस प्रकार से Fe प्लस H2O इस प्रकार से, ओके, इसमें आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है दोस्तों, वैसे का ऐसे उतार देना है। अब अगला देखते हैं, यानी कि चरण दूसरा देखना है। समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्या नोट करनी है। ओके दोस्तों, अभिकारकों में परमाणु की संख्या, ओके, लेफ्ट हैंड, ओके, राइट हैंड, यानी कि इस प्रकार से तत्व F ही है और H है और O है। F का साथ फास्फोरस हो जाएगा, H का हाइड्रोजन हो जाएगा, O का ऑक्सीजन हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। Fe परमाणु की संख्या कितनी है? ओनली फॉर एक है। ओके, कितना है? एक है। ओके, और उत्पादन में परमाणु की संख्या कितनी है? एक मिनट। ओके, उत्पादन में परमाणुओं की संख्या एक इधर है और दो इधर है, तो मिलाकर कितनी हो गई? 3 हो गई। इस प्रकार से H कितना है? इधर 2 है। ओके, इधर कितना है? H ओनली फॉर 2 है, तो इधर 2 लिख लेना है। और हाइड्रोजन कितना है? इधर 1 है, तो 1 आपको लिख लेना है। और इधर हाइड्रोजन 3 है और 1 इधर है, तो इसका 4 हो जाएगा। इस प्रकार से। ओके, अगला देखते हैं। सबसे अधिक परमाणु वाले को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर तुलना यानी संतुलित करना है। यानी कि उसी प्रकार से संतुलित आपको करना है। ओके दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से उसको लिख लेना है। अगला चौथा चरण है, सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित करना है। जैसे आपने 3 ने किया था उसी प्रकार से यहाँ पर करना है। F कितना है? 3 है। ओके, और ये इधर 4 आ जाएगा, हाइड्रोजन 2, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। सभी तत्वों के परमाणु के सभी के अभिक्रिया के दोनों ओर समान है ना? ओके, 4 है, इस प्रकार समान रहनी चाहिए दोस्तों। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं, यानी कि चरण 5 अभिकारकों एवं उत्पादों की अवस्था लिखनी है। क्या लिखनी है? अभिकारक एवं उत्पादों की आपको अब अवस्था लिखनी है। ओके, जैसे टॉस को सॉल्युबल द्रव है, इधर गैस है, उधर जलीय विलयन है। ओके, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है दोस्तों। ओके, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखना है। ओके, इस प्रकार से आपको संतुलित करना है। ओके दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक कौन सा है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। ओके, ये टॉपिक है हमारा। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में 5 प्रकार की अभिक्रिया पाई जाती है। पहले संयोजन अभिक्रिया। कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। क्या है? विस्तार से समझना है और ढंग से समझना है। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद बनाता है। ओके दोस्तों, AB तीर का निशान आ गया और इधर C आ गया। जैसे कोयले का दहन करना। क्या है? कोयले का दहन। ओके, तो इस प्रकार से आएगा। दूसरा है जल का निर्माण, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, तो यानी कोयले का निर्माण किससे कोयले का निर्माण होता है? तो इससे कोयले का निर्माण होता है। जल का निर्माण किससे होता है? तो इससे जल का निर्माण होता है। यही बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत खाएगा, यानी कि बहुत परेशान करेगा। ओके दोस्तों, अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये उसका नहीं है। ओके, ये इसमें है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। ऊष्माक्षेपी, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ओके दोस्तों, प्राकृतिक गैस का दहन। ओके, ये क्या है? एक ऊष्मा है। दूसरा है श्वसन, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। ओके दोस्तों, दूसरा पॉइंट है फिर वियोजन अभिक्रिया, यानी कि दूसरा है 5 प्रकार होते हैं, तो दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। समझ में आया? एक जैसे ये एक अभिक्रिया है और ये टूट जाता है, अलग अलग भागों में टूट जाता है और 2 या तो 2 का निर्माण करते हैं, फिर अधिक का निर्माण करते हैं, अधिक उत्पाद बनाती हैं। ओके दोस्तों, अब इसका थोड़ा सा उदाहरण देख ले। उसमें वियोजन, ओके, उसमें है क्योंकि उष्मा से है तो उसमें वियोजन, उष्मा द्वारा किया गया वियोजन क्या है? उष्मा के द्वारा किया गया वियोजन है, क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ओके, उदाहरण देखते हैं। ये इस प्रकार से आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। ओके, एक एक उदाहरण आप अच्छी तरीके से रट्टा मार लेने की, याद कर लेना, एक आएगा। विद्युत वियोजन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नहीं विद्युत, हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। विद्युत वियोजन आएगा और आपको ये चित्र बनाना है। कौन सा वाला? ये आपको चित्र बहुत ही रट्टा मार लेना है इसको, ये चित्र आपके 100% परीक्षा में आएगा। ओके दोस्तों, ये गारंटी है। ओके, अब है प्रकाशीय। प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। समझ में आ रहा है? प्रकाश किसे कहते हैं? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, ये आएगा लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, यानी कि आ भी सकता है, आ सकता है, ये है इस प्रकार से आएगा। ओके, सूर्य का प्रकाश इधर आएगा और इस प्रकार से एक ही है लेकिन इसको संतुलित किया है। ओके दोस्तों, इस अभिक्रिया में क्या है? इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। जो फोटोग्राफी होती है ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, अगला है उष्मा शोषी अभिक्रिया। ओके, उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी 2 प्रकार होते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या है? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, यानी कि अगला प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या है? इसने अभिक्रिया में, यानी कि इस अभिक्रिया में अधिक जो क्रियाशील तत्व होते हैं वो कि कम क्रियाशील तत्वों को यौगिक से विस्थापित कर लेते हैं, यानी कि जोड़ लेते हैं। ओके, तो ये है, और ये आपके चित्र भी आएगा। ओके, 100% आएगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार करना। इसके बाद थोड़ा विस्तार से हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ओके, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। क्या है? लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर परत जम गई। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा, FeSO4 फास्फोरस ओके के निर्माण के कारण, ये फास्फोरस सोडियम के निर्माण के कारण हो गया। ओके, जिंक और कॉपर सल्फेट इस प्रकार ये बन जाएगा। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ओके, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ओके दोस्तों, अगला प्रकार है चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसकी परिभाषा भी आएगी। ओके, 5 प्रकारों में से आपके 2 प्रकार जरूर आएंगे परीक्षा में। इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण 2 यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से होता है। क्या है? इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ओके, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ओके दोस्तों, ये उदाहरण है। देखो, बेरियम सल्फेट के सफेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए अब इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी? अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। किस लिए? बेरियम सल्फेट के सफेद विलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को अवक्षेपण भी कहते हैं। 5वां प्रकार है उपचयन एवं अपचयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके 4 से 6 के बीच में आएगा प्रकार नंबर का। ओके, उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पर अपचयन कहलाती है। आगे इसकी परिभाषा आएगी। दूसरा, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि कमी आती है वह उपचयन कहलाता है, और अपचयन में इसका विपरीत है। ओके, इसके उदाहरण ये रहे, इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लेना होगा दोस्तों। इसमें पूछा जाएगा कि अपचयन कौन सा है और उपचयन कौन सा है। ओके, अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी आएगी। ओके, दूसरा है जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ओके, इस प्रकार से ये रहा उपचयन और अपचयन। ओके, यहाँ पर बीच में ऊष्मा जाएगी। ओके,
अगला है, इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाते हैं। क्या है, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके दोस्तों, ये आपके किस में आएगी, ये आपके खाली स्थान में आएगी, ये परिभाषा आ जाएगी और फिर आपकी कि कौन सी अभिक्रिया है, ये आपको रेडॉक्स वहाँ पर टाइप करनी है। ओके दोस्तों, अगला है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, की दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा है संचारण, जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संचारित हो जाती है, तो संचारण अभिक्रिया कहलाती है। ओके दोस्तों, दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रियाएं यानी कि प्रभाव ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संचारण। ओके, विकृत गंधिका ज़्यादा नहीं है लेकिन संचारण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर, पूरा एक साथ ही लिख दिया गया यहाँ पर, परत चढ़ाना संचारण के उदाहरण क्या है, लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के उदाहरण है। ये उदाहरण है दोस्तों संचारण के। अगला है यस्द लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संचारण धातुओं को बचाया जा सकता है, यानी कि लोहे के वस्तुओं को किससे बचाया जाता है, यस्द लेपन करके, विद्युत लेपन करके और पेंट करके उसको बचाया जा सकता है। ओके दोस्तों, अब है विकृत गंधिका क्या है, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, विकृत गंधिका कहलाती है। विकृत गंधिका को रोकने के उपाय क्या हैं, प्रति ऑक्सीजन का उपयोग करके, यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है वायु रोधी परिवर्तन में खाद्य सामग्री रखना, जो जिसमें वायु जाए उसको उसमें उसी सामग्री रखनी चाहिए। जो पैकिंग होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, कौन सी, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, यानी कि वायु नहीं होती है और उसमें नाइट्रोजन होती है। ओके दोस्तों, अगला है शीतल द्वारा, शीतलतन यानी कि ठंडी चीज़ें होनी, ठंडी जगह पर होनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये पूरा झमेला खत्म हो गया, पूरा अध्याय खत्म हो चुका है, आप उसको पूरा पढ़ते। ओके, पूरा पढ़ते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, नोट्स द्वारा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आपके हर एक अध्याय का आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके दोस्तों, यदि आपको पर्सनल लेना हो तो मुझे व्हाट्सअप करें इस नंबर पर। ओके दोस्तों, 1 मिनट, इस नंबर पर मुझे आपको व्हाट्सअप करना है। यदि व्हाट्सएप का रिप्लाई न आए आपको 5 मिनट में, तो आप मुझे फ़ोन करके आप अपना ले सकते हो नोट्स। ओके दोस्तों, अब या तो व्हाट्सएप करें या फिर अपना कॉल करें या फिर टेलीग्राम पर अवश्य ज्वाइन करें, ताकि आपको हर प्रकार के यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, कल देखेंगे अध्याय 2। ओके, और एक बात और, आपके संस्कृत का पेपर नहीं आया है तो कल शायद संस्कृत का पेपर डालने का विचार है मेरा, क्योंकि ये मुझे बनाने में टाइम लग रहा है। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।